कहते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट रिवार्ड किया जाता है सीएसएस के अंदर, जिसका नाम ही इंग्लिश है। और मैंने मल्टीपल डीएनसीज देखी है, जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी भी डीएनसीज देखी है। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि आपके कंपैरेटिव जो मार्क्स हैं इंग्लिश एसए में वो 50s के अंदर आए हैं, और जो कि काफ़ी स्टूडेंट से बेहतर है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कब से उसको पढ़ना चाहिए, कहाँ से उसका स्टार्ट लेना चाहिए? सर सबसे पहली चीज़ जो इसमें मैटर करती है वो तो ये है कि आपकी बेसिक्स जो है वो ठीक हो। और बाय बेसिक्स आई मीन कि आपकी ग्रामर, आपके टेंसेस, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये चीज़ ठीक हो। मेरे केस में मुझे ये एज था कि क्योंकि मैं बचपन से एक ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पे हमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराई जाती थी, तो मुझे इस चीज़ पे काम नहीं करना पड़ा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की बेसिक्स वीक है, कंटेंट के लिहाज से भी और ग्रामर के लिहाज से भी, उनको मेरा ख्याल है कि पहले इसके ऊपर काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग इनटू एसे राइटिंग। क्या मतलब आप क्या लिखेंगे उसमें जब आपको बेसिक्स ही नहीं आपकी करें। अच्छा, आपने कंटेंट की बात की। ये जो अभी 2022 की रिपोर्ट आई है एफपीएससी की, आई थिंक आपने पढ़ी होगी क्योंकि यार वैसे पढ़ाते भी हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर उन्होंने बहुत एफपीएससी वालों ने कंटेंट के ऊपर फोकस किया है। इसके ऊपर आपका क्या ख्यालात है? सर मैंने मार्केट में कुछ एसेज देखे हैं जिनको मैंने खुद रैंडमली बर्ड्स आई व्यू दिया है या फिर डिटेल में भी इवैल्यूएट किया है। तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स कंटेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। अगर उनका फोकस, पहली बात तो ये कि वो दोनों बेसिक्स जो मैंने अभी बतानी है उन पे फोकस कर ही नहीं रहे। और जो लोग कर भी रहे हैं वो ग्रामर इंग्लिश से करें, कंटेंट में इतना फोकस नहीं करे। अब उसका मसला ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे के अंदर कि आप कोई स्टार्ट पोर्ट करें तो वो गलत पोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल 26 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जगह किसी ने लिखा हुआ था कि 35। अब सर यहाँ में आप इतना बड़ा नॉलेज ब्लफ कर रहे हैं तो वो एग्जामिनर को फौरन पता चल जाएगा। और ये चीज़ एफपीएससी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा भी है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आप गलत कोट कर रहे हो, और इसकी वजह से भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो फेल किया है। सर एक ये चीज़ है और दूसरा ये कि रेलिवेंट आपके पास केस स्टडीज होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो फिर केस स्टडीज के अंदर जंप कर देते हैं, वो मेन ऐसे को भूल जाते हैं। मतलब आपको सिर्फ एक वहाँ पे हिंट देनी है। लेट्स से हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें या हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करें, तो हम वहाँ में सिर्फ अगर ऑरेंज रेवोल्यूशन को हल्का सा एक सेंटेंस में बता दें तो दैट्स इनफ। अब हमें पूरी ऑरेंज रेवोल्यूशन की हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें इन पर ज़्यादा फोकस। अच्छा, केस स्टडी की बात की आपने, तो एक मिथ है, बहुत सारे हमारे इंग्लिश के जो मेंटोर्स है वो ये कहते हैं कि आउटलाइन के अंदर केस स्टडीज का डालना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपका क्या टेक है कि केस स्टडीज लिखने से लोग पास होते हैं ऐसे, या ऐसे भी पास किया जा सकता है? सर मैं यहाँ पे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं इवैल्यूएशंस कराई थी एसए के लिए और एक मेंटोर है, उन्होंने मुझे कहा कि सिंस यू डू नॉट राइट केस स्टडीज इन योर आउटलाइन, तुम्हारा एसए कभी पास नहीं होगा। एंड आई एम हियर, मैंने बगैर केस स्टडीज लिखे पास किया है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि थीसिस स्टेटमेंट, केस स्टडीज, ये दैट्स टोटली अप टू यू। आप लिखना चाहते हैं, गो फॉर इट। इफ यू डोंट वांट टू राइट इट, मत लिखें। इससे एग्जामिनर ने आपको नहीं कहा, हाँ आप उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़े। हो सकता है अगले साल वो कह दे कि थीसिस स्टेटमेंट या केस स्टडीज आर अ मस्ट, फिर तो आपने लिखना ही लिखना है क्योंकि आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए। जब उसने आपको ये चीज़ डिमांड नहीं की, जो चीज़ डिमांड की आप उस पर अपनी एनर्जी लगाएं। जो आप टाइम तेज कर सकते हैं वो मेन एस्ते के ऊपर आप लगा लें। तो मैंने तो उस पर नहीं लिखा था, थीसिस स्टेटमेंट अलबत्ता मैं लिखती थी, बट दैट वाज माय चॉइस। इट वाजंट समथिंग जो कंपल्सरी है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि सीएसएस की मार्केट में बहुत ज़्यादा मिथ्स एग्जिस्ट करती हैं। हमें उन मिथ्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है कि ये स्टाइल या ये फॉर्मेट आप यूज़ करें, ये ना करें। आई थिंक अगर आपका एक नेचुरल राइटिंग स्टाइल है, तो यू शुड गो विद योर ओन फ्लो। अच्छा, ये एक कॉमन सा सवाल भी है, हर स्टूडेंट का सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टेटमेंट आती है ऐसे के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करो, कुछ लोग कहते हैं कि उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले जाओ। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है कि जेंडर इक्वलिटी इज़ अ यूटोपिया, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हाँ इट इज़ अ यूटोपिया, उसको आर्ग्यूमेंट्स देकर प्रूव करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी नो, आप ऐसा लिखें कि जेंडर इक्वलिटी इज़ नॉट इन यूटोपिया, और फिर उसको सपोर्ट करें। आपका क्या कहना है इस मिथ के बारे में कि क्या हमें टॉपिक तो सपोर्ट करना चाहिए या हमें उसके अगेंस्ट में रहना चाहिए? सर अगर हम ऐसे एक सेल्फ को समझे कि वो हमसे मांग क्या रहा है, तो वो हमसे हमारा ओपिनियन मांग रहा है एक लर्नड वे में, इस तरह के वो एक ऑर्डिनरी एक ले मैन को भी समझ आ जाए जिसकी एक मुनासिब इंग्लिश हो, इंग्लिश का या कंटेंट का उसका लेबर हो। तो इसके अंदर दैट्स योर अंडरस्टैंडिंग कि आप उस आउटलाइन या आप उस
क्वेश्चन से या आप उस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, आपका उस पर क्या ओपिनियन है, और आपके पास इतने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि आप अपनी बात को सपोर्ट कर सकते हैं, आपके पास इतनी एग्जाम्पल्स हैं या आपके पास इतने पॉइंट्स हैं कि आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो दैट्स टोटली योर ओपिनियन। और मुझे लगता है कि अगर आप फेक करेंगे किसी भी चीज़ को तो आप उसको ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो जो आपको लगता है कि इफ़ जेंडर इक्वालिटी इज़ अ यूटोपिया, इफ़ अ पर्सन थिंक्स सो, तो उसको इसको सपोर्ट करना चाहिए। इफ़ अ पर्सन थिंक्स कि वैसा नहीं है, इट इज़ नॉट यूटोपिया, ऐसा पॉसिबल है, तो फिर ही शुड गो विद हिज और हर ओन आर्ग्यूमेंट्स और उसको सपोर्ट करके बताए, प्रूव करे एग्जामिनर को कि भाई ऐसा नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ मेरे पास उसकी लॉजिक है। तो ऐसा करना चाहिए हम, मतलब उसके एंटाइथीसिस भी लिख सकते हैं ऐसे के अंदर। सर, एक ये मार्केट में एक ये आउटलाइन का कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें थीसिस और फिर उसके बाद एंटी थीसिस, फिर दोबारा से कंक्लूडिंग, जो कार्ल मार्क्स का एक वो था उसको। लेकिन सर मेरा ये ख्याल है कि इतना कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं करना चाहिए। कीप थिंग्स सिंपल, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप एक आम बंदे से बात करें जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकता है। इसमें आपको इतनी फ्लॉवरी वोकैबुलरी या इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब मुझे लग रहा है कि सीएसएस की जर्नी इटसेल्फ वेरी कॉम्प्लेक्स है, कोई लीनियर पाथ नहीं है उसका। अब हम उसको एस्टे को मजीद कॉम्प्लेक्स कर दें तो दैट वोंट पे दैट। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये ऐसे जो है वो कब से लिखना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट के अंदर देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और आते साथ ही ये कहते हैं कि सर हमें ऐसे लिखना है। तो ऐसे को लिखना या उसको स्टार्ट करने का राइट टाइम कौन सा है? सर मेरे हिसाब से अगर तो आपका सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है तो आपको दुनिया की कुछ नो हाउ होती है, आपके पास कहीं ना कहीं कुछ सर्टन लेवल ऑफ कंटेंट भी होता है। लेकिन जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल कोट करती हूँ, मेरे पास, मेरा क्योंकि एमबीबीएस का बैकग्राउंड है तो मेरे पास सोशल साइंसेस का कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो मुझे पहले अपने नॉलेज बैंक बिल्ड करने की ज़रूरत थी जिसको मैं यूटिलाइज कर सकूँ अपने एत्ते के लिए। उसके लिए मेरा ख्याल है कि जब आपने 2-3 सब्जेक्ट्स कवर करनी है, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स आप करें, पाकिस्तान अफेयर्स करें, पॉलिटिकल साइंस है, अगर किसी का आरआर है, जेंडर स्टडीज़ है, तो ये वाले सब्जेक्ट्स आपको एक बेसिक बेसलाइन, आपकी फाउंडेशन जो होती है वो बिल्ड कर देते हैं। और उसके बाद आपको लिखना चाहिए। आपको पता तो हो कि मेरे पास कंटेंट है कि मैं लिखूँ क्या। आपके पास कुछ आइडियाज़ हो, कुछ लर्नड आर्गुमेंट्स हो। तो वो मेरा ख्याल है कि इनिशियल 3 टू 4 मंथ्स आपकी तैयारी के बाद, अगर आपकी बेसिक्स वगैरह भी कवर होने वाली हैं, तो आप उनको पहले ठीक करें और फिर आप लिखने की तरफ आएँ। इफ़ यू कॉन्फिडेंट कि मेरे पास इतना नॉलेज है, या मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं बट अ सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज, और आपकी इंग्लिश ठीक है, तो बेशक आप डे 1 से करें। अच्छा, आखिर में कोई भी 3 ऐसी पॉइंट्स आप बताना चाहें, क्योंकि आप ऐसे खिलाती भी हैं, तो कौन सी ऐसी 3 पॉइंट्स जो हैं वो आप बताएंगी स्टूडेंट्स को जिनको ऐसे लिखने के लिए फॉलो करना चाहें? सो मेरा ख्याल है कि जो पॉइंट मैं सबसे पहले बताऊंगी, इस पे बहुत कम बात होती है पर आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल। वो ये है कि आपकी राइटिंग इतनी हो कि पढ़ी जा सके। बिल्कुल कीड़े मकोड़े जो छोड़ देते हैं हम पेपर्स के ऊपर, एक चीज़ अच्छी ही नहीं लगी, इट इज़ नॉट प्लीजिंग टू द आईज एज हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं चाहिए। नंबर 2 हमारे पास आता है कंटेंट, और नंबर 6 आपके पास आता है कि आपकी जो ग्रामर है वो करेक्ट होनी चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ में चले जाएँ या बहुत हैवी वोकैबुलरी में चले जाएँ। कीप इट सिंपल, कीप इट एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल आई वुड से, और बस राइटिंग प्रैक्टिस बार-बार करते रहें। थैंक यू।